अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई पॉडकास्ट के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हुआ हूँ। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने गुज़श्ता 1-2 माह में बहुत शोहरत हासिल की और उनके बनाए हुए सॉन्ग आलमी सतह पर मशहूर हुए और उन्होंने ये एक नया काम किया है, नई क्रिएटिविटी है जिससे लोग बहुत मुतासर हुए और जिनके बारे में जिन्होंने बनाया वो भी बहुत इस पर उन्होंने भी बहुत एंजॉय किया। और सबसे पहले तो हम इनके काम को देखते हैं, इन्होंने क्या काम किया है, फिर शख्सियत से हम मुलाकात करेंगे। तो पहले ये मैशअप देखिए। दफा जापान गया, ये 80 की दहाई की बात थी कि मैंने देखा कि आवाज आ रही लेकिन ये कॉमें इस तरह बनी थी। मैंने देखा कि मैं बड़ा हैरान सा हुआ। मशीनें चल रही थी, काम हो रहा था। पकड़ा पकड़ा पाओ। म्यूजिक बाय हामी राजपूत। Let's go। जी, तो आपने देखा ये कैसा शानदार उन्होंने काम किया है। तो अब हम आपको पता चल ही गया है कि हामी राजपूत जो इस वक्त शोहरत की बुलंदियों पर जा चुके हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनके साथ गपशप करेंगे, हम उनके साथ वो गपशप करेंगे जो उन्होंने किसी और से नहीं की, यानी किसी और के इंटरव्यू में उन्होंने ये बातें नहीं की हुई। हम आज उनसे वो बातें पूछेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हामी राजपूत, आप हमें आज वो बताएं जो लोग पहले नहीं जानते थे, जी, आप क्या हैं? मैं तो अभी तो कुछ भी नहीं हूँ, कोशिश चल रही है कि कुछ हो जाए, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक आवाम को मेरे बारे में नहीं पता। अब मैं अभी तक जितने भी मेरे इंटरव्यूज़ हो चुके हैं, मैं जहाँ जहाँ पे भी जा चुका हूँ, उन्होंने मुझसे ये पूछा है सिर्फ कि यार आप की जो वीडियो वायरल हुई है वो कैसे हुई, आपको कितनी मेहनत लगी इस पर, क्या क्या करना पड़ा। तो वो 1-2-3 चैनल्स तक तो ठीक था, लेकिन जब मुझे बैक टू बैक ये क्वेश्चन सुनने को मिला तो मैं इस क्वेश्चन से बोर हो गया। सही। जिसकी वजह से मैंने इंटरव्यूज़ देना छोड़ दिया कि यार ठीक है, आप बुला रहे हैं इंटरव्यू, आप मुझसे मेरे बारे में पूछें। जो एक चीज़ हो गई है जिसके बारे में सबको पता है कि एक इसने ऑडियो तैयार की है, इसने वीडियो शूट की है, वो अपलोड किया और ये वायरल हो गई है, ये तो सबको पता है। बिल्कुल। लेकिन उसके जो पीछे जितनी भी मेहनत है और उस मेहनत को करने के भी पीछे जो हमारी सोच है उसके बारे में कभी किसी ने नहीं पूछा। हाँ, यही सवाल है। और सबसे बड़ी बात, आज तक किसी ने दिल की बात सुनी ही नहीं है। सबने वही सुना है, सबने वही पूछा है जो उनको मवाद चाहिए था, और हम भी वही बोले हैं। आज हम आपके दिल की बात सुनेंगे। हमजा, सुनाएं। आज शुरू से शुरू करते हैं। जी जी। तो शुरू यहाँ से करते हैं कि जब एक बच्चा बड़ा हुआ और उसके दिल में कुछ करने का ख्याल आया। सही। जब मैं 14-15 साल का हुआ तो मैंने शुरू किया एज एन एक्टिंग अपना करियर। सही। एक्टिंग इस तरह शुरू की कि बस एम ही मोबाइल उठा लेने, वो बटन वाले कैमरे वाले, और यहाँ पार्क में पीछे आपको तो पता ही है आ जाना और वहाँ पे जनाब हमने कोई पीछे बिलाल सईद का गाना लगा देना और उस पर लिपसिंग करनी और उसे यूट्यूब पे अपलोड कर देना। सही। यहाँ से शौक उभरता हुआ यहाँ तक आ गया कि यार अब इसको प्रोफेशनली लेके चला जाए और इसको हम किसी टीवी ड्रामा में या किसी मूवी में काम मिल जाए हमें। सही है। जिसके लिए हमने शुरू कर दी मेहनत कि कहाँ से हमें मिलेगी ये चीज़ें। एक दिन मुझे मेरे एक दोस्त की कॉल आती है, वो कहता है कि मैंने अखबार में एक इश्तिहार पढ़ा है, अच्छा, लाहौर में कुछ लड़कों की ज़रूरत है, एक ड्रामा सीरियल शूट होना है, सही, उनको लड़कों की ज़रूरत है। अब एंट्री फीस है वहाँ पे 8,000। सही। अब हमने किसी तरह कर करा के, ये मैं आपको 2014 या 15 की बात बता रहा हूँ, सही। आज से गालिबन 10 साल पहले की बात है। बिल्कुल। तो हमने किसी भी तरह करके 8,000 रुपया मैंने किया और बिना किसी को बताए कि यार जब मैं ड्रामा मेरा ऑन एयर होगा ना मैं तब बताऊंगा सबको, सही। अभी बताने का फायदा नहीं है। मैं पहुंच गया लाहौर, मैंने जाके उनको 8,000 रुपया एंट्री फीस दी। ऑन द स्पॉट उन्होंने कहा जी 4,000 रुपया और लगेगा आपका। अच्छा, आपकी कोई फॉर्म की फीस है या कोई एंट्री और फीस है।
100 किस्म के पंगे बता के इधर उधर से उन्होंने 4,000 रुपया और ले लिया। 4,000 था नहीं मेरे पास, तो 2-2,500 और पड़ा था, उस पर भी मान गए वो। सही। ठीक है, अब उन्होंने वो पैसे ले लिए हमसे। फिर उसके बाद उनकी कॉल आती है, जी आपकी सिलेक्शन होगी है। अच्छा। अब आपका ये कैरेक्टर है, उसके लिए हमने 2 पैंट कोट सिलवाने हैं। अच्छा। मुझे आज भी कलर याद है, एक था ब्लू कलर और एक था पीच कलर का। सही। ये दोनों आपके लिए हमने सिलवाने हैं। मैंने कहा चलें, अच्छी बात है, आपने मुझे कलर्स बता दिया, हमारे गांव में शॉप है, वो बहुत अच्छा सीता है, मैं उससे सिलवा लेता हूँ। सही। एंड दे सेड कि नहीं, हमने खुद अपनी प्रोडक्शन से आपका वो काम करवाना है। सही। तो मैंने कहा चलिए अच्छी बात है, आप बताएं कितने में एक पैंट कोट आप हमें प्रोडक्शन से लेके देंगे। अब उन्होंने कहा जी आपको एक पैंट कोट 18,000 में पड़ेगा। अच्छा। 2015, 2018 भी नहीं है, ठीक है, और 18,000 का एक पैंट कोट। सही। 2 पैंट कोट हमें कितने के पड़े? 36,000। 36,000 रुपए के 2 पैंट कोट। 8 पहले दे चुके थे। 8 पहले दे चुका हूँ मैं। अब जब उन्होंने कहा ना कि जी हमारी प्रोडक्शन से ही होगा, इस दौरान हमारे लाहौर चक्कर भी लग रहे हैं इधर। अच्छा। गुजरा वाला कामों की से आने जाने का खर्चा लाहौर, वो भी लग रहा है। वो अलग पे, और बाइक पे, और सर्दी इतनी के बस छोड़ दें, इतनी सर्दी, धुंध, सारा सही। फॉग शॉग, हर चीज आप जिस तरह कह लें कि यार सर्दी हो सकती है, उस तरह की सर्दी। अब हम क्या कर रहे हैं, लाहौर जा रहे हैं, उनको पैसे दिए मैंने एक पैंट कोट के, मैंने कहा जी आप सिलवाएं। उस दौरान उन्होंने क्या किया, स्कैम अपने को थोड़ा सा और बिल्ड करने के लिए, उसको और अच्छा करने के लिए, उन्होंने मुझे एक सफ़े पे स्क्रिप्ट भी लिख के दे दिया। अच्छा। ताकि मैं और मुतमईन हो जाऊं कि जी काम हो रहा है, ओके है काम। अब जब मुझे भी स्क्रिप्ट मिला, मैंने कहा यार है कोई गल है, एवं नहीं, मतलब स्क्रिप्ट भी मिल गया, और उधर बिठा के हमें स्क्रिप्ट की प्रैक्टिस भी करवाई जा रही है। अच्छा। फिर जब उन्होंने कहा चलें अब आपके पास जब दूसरे पैंट कोट के पैसे हो जाएंगे फिर आप आ जाइएगा। सही है। मैं कुछ दिनों में 2-4 दिनों में कर आके वो भी पहुंच गया वहाँ पे। उन्होंने वो भी ले लिए। उसके बाद फिर उन्होंने कहा जी अब आप 4 दिन 5 दिन बाद दोबारा आए, आपको बाकी डिटेल्स बताएंगे। सही। 4-5 दिन बाद दोबारा आएंगे, 10,000 फिर मांग लिया उन्होंने। अच्छा, वो किस चीज़ का? वो इस चीज़ का था कि अभी शूटिंग शुरू करनी है, आपको वहाँ पे खाना खिलाएंगे, आपको वहाँ पे ये करवाएंगे वो करवाएंगे, ये शूटिंग का खर्चा है। अच्छा। ठीक है, यानी वो जो शूटिंग कर रहे हैं साढ़े पल्ले कर रहे हैं, साढ़े को पैसे लाए। सही है। अब वो 10,000 वो भी फिर हफ्ता 10 दिन फिर उन्हें बोला टाइम दे दिए हमें, हम कर देते हैं आपको। फिर टाइम लेके उनसे हम पहुंच के पैसे लेके उनको दिए पैसे जाके। अच्छा। दोबारा 2014 की बात है ये, एंड पे सर्दियों के दिन थे, खत्म हो रहा था 2014। ले जी, फिर वो मैडम थी, सोनिया नाम था उसका। सही। उसको कॉल की मैंने, फिर उसके बाद उसने बुलाना छोड़ दिया ना हमें। अब उसको मैंने फिर कॉल की, मैंने कहा जी अब शूटिंग का क्या चक्कर है। अब वो कह रही है जी शूटिंग का स्केड्यूल नहीं बन रहा, शूटिंग का शेड्यूल नहीं बन रहा। सही। लो सर 2025 आ गया, हाले तक शेड्यूल नहीं बनया। उन्होंने समझा जितना निचोड़ना था वो निचोड़ लिया बच्चों को। तो क्या सबक सीखा आपने इस मिसबिहेव पर, इस रवैये से? इस रवैये से हम फिलहाल ये कहेंगे कि जो मेजरेबल कंडीशन हमारी इंडस्ट्री की है, स्कैम से बचें, निकालों से होशियार। कोई पता नहीं है कौन हो सकता है। अब मुझे कोई नहीं है कि मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, मैं लूंगा नाम, उसका नाम था इशफाक चौधरी, और हमें जो बताया गया था, ठीक है, वो बंदा खुद को इशफाक चौधरी कहता था। सही। और वो यहाँ तक उसने कहा था कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा ड्रामा पीटीवी पे अनोखा लाडला, वो उसका डायरेक्टर रह चुका है। अनोखा लाडला खुद ही था, खुद ही अनोखा था वो। लाडला नहीं था, ठीक है, लेकिन अनोखा था। उसने ये क्लेम किया मेरे सामने कि मैं इशफाक चौधरी हूँ और मैंने वो ड्रामा अनोखा लाडला वो मैंने बनाया। अच्छा। तो इस तरह के बंदे हिसाब से ये अदाकारों का बाप था ना वो तो। हाँ जी। तो रंगबाजी कर गया। सही है। तो सबक इससे यही है कि इस तरह के अगर बड़े बंदे भी स्कैम कर सकते हैं तो फिर छोटे छोटे तो आपका क्या ही कर देंगे। तो अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं तो सबसे पहले आप ये देखें कि अगर आप किसी को पैसे पकड़ा रहे हैं, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो क्या कर चुका है और क्या करने वाला है, ये सारी चीजें आपने खुद देखनी है। कोई पता नहीं है। मेरे ख्याल में यहाँ पर ये पैसे लिए जाते हैं, वहाँ पर कुछ दिया नहीं जाता जी, ये सब फ्रॉड होता है। ऐसी है। उल्टा तो ड्रामा बनाने वाले खुद पैसे देते हैं। जी जी ऐसी है, वो खुद फैसिलिटीज देते हैं। सर वो सब मैं बात ये कर रहा हूँ, अगर कोई प्रोडक्शन नहीं है, कोई न्यू स्टार्ट कर रहा है, तो अगर वो बजट कलेक्ट कर रहा है तो ये आपने देखना है कि क्या ये वाकई ऑथेंटिक चीज है।
करते हैं सर अभी भी कुछ जो लोकल प्रोडक्शंस हैं। अच्छा, इसमें एक सवाल उठता है, जी अब यूट्यूब आ गया है, जी। क्या अब भी ऐसे रंगबाजों की जरूरत है, या यूट्यूब पर बंदा खुद भी कुछ अगर अहलियत रखता है तो खुद अपने आप क्यों नहीं बनवा सकता? सर यूट्यूब इतना सिंपल नहीं है कि आप उठ गए और आप यूट्यूब पे वो आप निकल जाएंगे। यूट्यूब पे जब एक बंदा देख रहा है उसको तो एक सिंपल वीडियो लग रही है, लेकिन उसके बैकग्राउंड पे थंबनेल एडिटर है, उसके बैकग्राउंड पे स्क्रिप्ट राइटर है, उसके बैकग्राउंड पे वीडियो एडिटर है, उसके बैकग्राउंड पे शूटिंग करने वाले बंदे हैं। सही ठीक है, ब्लॉगिंग को तो आप छोड़ दें, वो तो एक सिंपल सी चीज है, आप कैमरा उठा रहे हैं, आप कर रहे हैं, जो कर सकता है वो भी हर कोई नहीं कर सकता। सही कैमरा फेस करना सबसे पहले बड़ी बात है। सही। ठीक है, अब YouTube पे अगर किसी को एक्टिंग का शौक है, वो व्लॉगिंग तो नहीं करेगा, वो ये बोलेगा कि मैं कोई एक छोटी सी स्टोरी लिख लूं, ठीक है, 4-5 दोस्त पकड़ूं, उसे एक फनी वे में शूट कर लूं बिल्कुल। और उसे अपलोड कर दूं। सर पूरी एक वो पीछे एक प्रोसेस है उसका। अब उस प्रोसेस से बचने से लोग इस तरफ आते हैं फिर कि यार कोई ड्रामा मिल जाए ना, सानू उत्थे जनाब शूटिंग दे कोई करना पैना है ना, एडिटर्स चाहिए ने, सब काम तो प्रोडक्शन ने करना है। हम जाएंगे सुबह उठ के, शॉट रेडी होया नहीं होया, इस तरह जाएंगे हम और जनाब हमारा काम चल जाएगा। तो YouTube आपने जो क्वेश्चन किया है YouTube का, YouTube इतना आसान नहीं है, कोई भी प्लेटफॉर्म इतना आसान नहीं है कि आप उठ जाएं और आप, वरना सारे वायरल हुए होते। अच्छा, आपने ये जो कंपोजिंग म्यूजिक कंपोजिंग का काम सीखा है, जी जी, मैं इस तरफ आता हूँ। आ जाएंगे आ जाए। ये आपने खालस इस तरह सीखा है कि जैसे दिलचस्पी हो आपकी, हालांकि इससे पहले आपको गुलकारी की और उससे पहले अदाकारी की थी जी, लेकिन ये दिलचस्पी आपकी यकदम उद आई और फिर आपने इस पर ऐसे ऐसे म्यूजिक क्रिएट करने शुरू किए। जी। तो इस बारे में हमें कुछ सारे ये भी इसी वजह से हुआ है, स्कैम्स की वजह से हुआ है। मसलन मुझे अब एक्टिंग का शौक था, फिर मैंने अपने आप को पहचाना कि मैं कर क्या सकता हूँ, फिर अच्छा। मैंने सोचा मैं थोड़ा बहुत गा भी लेता हूँ, नॉट प्रोफेशनल। हिप हॉप ले लें, क्लासिकल तो बहुत मुश्किल है, हिप हॉप तो फिलहाल आसान है, कोई भी उठ के रैपर मेरे जैसा बन सकता है, ठीक है, सही। लेकिन वो भी उसके लिए भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। सर मैं जब 2018 में इस्लामाबाद गया, मैंने एक बंदे को एक पुराने किसी के गाए हुए गाने को रिक्रिएट करने के सही 12,000 रुपए दिए 2018 में। ठीक है, दे दिए, कोई मसला नहीं, देने चाहिए, प्रोड्यूसर को पैसे देने चाहिए, वो आपका काम कर रहा है। लेकिन अगर आपका काम अच्छा नहीं कर रहा फिर आप क्या करेंगे? मैंने क्या किया वो बताता हूँ। सही। जब मेरा काम अच्छा नहीं हुआ, मैंने पैसे भी भर दिए, मैंने सर सोचा कि मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं किसी के पास जाऊं, उसको अपना पहले आइडिया बताऊं, यार मुझे ये कंपोजिंग चाहिए, मुझे ये बीट पैटर्न चाहिए। सही। मैंने कहा सर मैं अपना खुद ही करता हूँ। सही। जब मैंने शुरू किया, अपना सीखना शुरू किया, अपनी बीट्स बनाना शुरू की, वो सारा काम किया। कैसे सीखा, हम ये पूछना चाहेंगे। सर मैंने बड़े पापड़ बेले हैं, मैंने बहुत से लोगों से सीखा है, और सबसे बड़ी बात है मैंने अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए यूट्यूब से बहुत ज़्यादा। मुझे आप हैं, आप मुझे एक चीज़ बताते हैं कि हमजा ये कंप्रेसर है, इसको यूज़ करना है, आप मुझे प्रैक्टिकली एक बारी बता देंगे, 2 बारी बता देंगे, तीसरी बारी मुझे आप नहीं बताएंगे क्योंकि हमने अगला लेक्चर भी कवर करना है। उसके लिए मैं फिर क्या करता था, अपने जो नोट्स होते थे उनमें मैं अपनी चीज़ों को नोट कर लेता था कि यार ये प्लगइन है, ये इफेक्ट है, इसको मैंने इसको इतना टाइम देना है और इस पर इतना करना है। और दूसरी बात, मुझे जहाँ से नॉलेज मिला है, वो चाहे आप हैं, वो चाहे कोई गली में कोई ढोल बजाने वाला बैठा हुआ है, सही। मैंने उससे नॉलेज लिया है। मैंने ये नहीं कहा कि जी मैं प्रोफेशनल स्टूडियो से जाके सीखना है, वहाँ भी गया हूँ, प्रोफेशनल स्टूडियो में भी गया हूँ, लेकिन जितना नॉलेज मुझे घूम फिर के मिला ना, उतना मुझे कहीं एक अच्छा, मैंने सुना है कि लोग आपसे काम छुपा लेते थे कि कहीं सीख ना जाए। हाँ हाँ, ये बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बार ऐसे होता है कि कोई ये समझता है तब कि क्या कैफियत क्या होती थी, स्किल चोरी, कैसे उस स्किल को आप हासिल करते थे? स्किल चोरी ना हो जाए हमारी, और ये ना हो जाए, एक बहुत बड़े, चले इनका नाम रहने देते, नाम रहने दें, नाम ठीक है, वो छुपा लेते होते थे चीज़ें कि यार ये ले ना जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। लेकिन मेरी भी अच्छाई है, मैंने आज तक उनके कंप्यूटर में से वो चीज़ें निकाली नहीं थी। मेरे सामने सारे प्लगइन्स पड़े थे, सब कुछ पड़ा हुआ था, बट मैंने कभी भी उनको छेड़ा नहीं था। तो कैफियत सारी ये होती थी कि इंशाल्लाह अपना टाइम आएगा। इंशाल्लाह।
ये सोचता होता था मैं उस टाइम। ये नहीं सोचता था कि इसने मेरे साथ बुरा किया है, क्योंकि मैंने अपनी नाकामियों पे मातम की बजाय अपनी कामयाबियों पे मेहनत करना जो है ना वो ज़्यादा ज़रूरी समझा। अच्छा, मुझे ये भी एक समझाएं, पहले आप लोगों को रुलाते थे अपने टिकटॉक पे, जी अब हंसाते हैं। ये रुलाने के बाद हंसाने वाला मामला कौन सा आपको ज्यादा मजेदार लग रहा है? सर पहली बात तो है जिन जिनको रुलाया अब उनको हंसाना भी तो है ना, और कितना रुलाएं। ठीक है। तो मेरे ख्याल से रुलाना इजी है, हंसाना बहुत मुश्किल है। सही है। रुलाने के लिए सिर्फ एक इस तरह की आजकल जो हालात हुए हैं ना लोगों के, आप सिर्फ इतना पूछेंगे ना ओए की होए, वो तो गले लग के रोन लग पेगा यार मेरे नाल ए होया। लेकिन हंसाना ये बहुत मुश्किल काम है, और ये जो मैं रुलाने से हंसाने की तरफ आया हूँ वो इसीलिए आया हूँ कि यार जो दुख अवाम को पहुँच गए ना हमारी को, अब अवाम थोड़ा बहुत हंस ले। अच्छा, ये दुख के अल्फाज से लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, या पानी आ जाता है, या रोने वाले हो जाते हैं, या उस म्यूजिक से जो आप पीछे लगाते हैं? सर लोग रिलेट करते हैं चीज़ों से। यानी अगर आपको एक कांटे से दुख पहुंचा है तो मैं अगर उस कांटे को आपको दिखाऊंगा तो आपको अपना दुख याद आएगा कि मैनू यार लगा सी मैं इतनी देर तकलीफ च रहा। सही है। ठीक है, अब तरह तरह के दुख है जी कैटेगरीज है दुख की। किसी की मशूका रुसी हुई है, ठीक है, किसी का जनाब काम नहीं है, कोई बेचारा बेरोजगार बैठा हुआ है, कोई सेहत से तंग है, कोई बेचारा बीमार पड़ा हुआ है हॉस्पिटल में। तो फिर इसी तरह इनको दुख पहुंचाने के लिए, इनको दुख को और बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम इनके सामने इनकी वो वाली जो कमी है वो बयान करते हैं। सही। ठीक है, तो फिर वो जनाब और दुखी हो जाते हैं। इसका ऑल्टरनेटिव फिर मैंने ये तलाश किया कि यार बहुत रुला दिया है आवाम को, यानी किसी का दिल टूटा है उसे दुखी शायरी सुना दो, वो गलत मतलब ना लेना कि मैं दुखों पे नमक नहीं डालता किसी का दिल टूटा है उन्हें जो ने अलिया दी शेर सुना दो, उन्हें तो कहना यार कमाल हो गया। बेसिकली मैं इस पैटर्न की बात कर रहा हूँ। सही। तो फिर मैंने सोचा कि यार चलो दुखी तो हैं सारे, तो कुछ ऐसा किया जाए, ट्राई किया जाए कि यार आवाम अब अपने आप को चेंज करे। और वैसे भी मेरा अब पर्सनली उस टाइम मैं भी दुखी होता, और अब मेरा पर्सनली मैंने अपने आप को चेंज कर लिया हुआ है कि अपनी किसी भी नाकामी पे रोना धोना जो है ना, उससे बेहतर ये है कि अपने आने वाले कल की जो है ना उस पर तवज्जो दी। सही। हमजा, आपके कितने बच्चे हैं? नहीं सारे अल्लाह माफ करे, अभी शादी नहीं हुई। क्या मतलब? अभी चल रही है इंशाल्लाह प्लानिंग। 24-25 के तो मेरे हाल हो गए हैं जी तो इंशाल्लाह। मेरे ख्याल में 2-3 बच्चे होंगे, तो अभी शादी नहीं कह रहे हैं आप? बहुत से अब ये भी फिर हर चीज जो है ना पीछे रिलेट करती है हमारी पिछली जिंदगी से, कि हमने जो टाइम वेस्ट किया है ना। अच्छा, टाइम वेस्ट क्यों हुआ हमारा पाकिस्तान में? इसलिए हुआ कि हमारे पास रास्ते दिखाने वाले भी अच्छे नहीं मिले हमें। मुझे रात को मेरा कजन पूछ रहा था यार वो कर्ण औजला ते 20 साल की उम्र से वायरल हो गया, तो सर उनके पास रास्ते थे, उनको गाइड। हमें जो अभी 25 साल की एज में आके पता चली कर्ण औजला को, वो आज से हमारे 5 साल पहले 10 साल पहले उसको वो रास्ता मिल गया था। क्यों? उनके जो गाइड करने वाले थे, उनको जो समझाने वाले थे वो अच्छे थे। हमारे यहाँ पे क्या है, जैसे आपको पहले बताया कि आया इन्नू लुट लो जिन्ना लुट सकते हो, पेंट कोड के नाम तो, फॉर्म के नाम तो, स्क्रिप्ट के नाम तो, शूटिंग से खाना खिलाने के नाम तो, जिन्ना लुट सकते ना इन्नू इंज निचोड़ो जिवें छापर जो दही गड्डी का। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे सर? फिर तो शादियाँ लेट होंगी, कामयाबियाँ लेट होंगी, तो शादियाँ लेट होंगी। तो रिश्ते की तलाश है अब? जी इंशाल्लाह। अभी अब नाज़रीन, हमजा राजपूत कुंवारा है और इस रिश्ते की तलाश है। आपके साथ मौजूद है, राजपूत है और 25 साल नौजवान है। बहुत शुक्रिया तुम। तो आप अपने क्या आगे करना का प्लान बना रहे हैं कि मैं ये कुछ करूं जिससे मैं अपने रोजगार में भी खुद कफील रहूं जी, और अपने शौक भी पूरे कर सकूं? मैं पर्सनली बताऊं ना तो मैं ऐसा बंदा हूं कि किसी एक चीज़ पे मैं ज़्यादा देर टिक नहीं सकता। सही। अभी मैं म्यूज़िक कर रहा हूँ, ठीक है, मेरा अपना म्यूज़िक स्टूडियो है और मैं क्लाइंट्स डील कर रहा हूँ। इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी हैं मेरे पास, नेशनल क्लाइंट्स भी हैं। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि लाइफ में कुछ चेंज हो। मैं कुछ ऐसा करना चाह रहा हूँ कि यार मैं इस चीज़ से शिफ्ट कर दूँ, कुछ ऐसा करूं कि मैं इस्लामिक खिदमत भी कर सकूं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जो नॉलेज है, जो सीखा है। अच्छा, पाकिस्तान में पता है क्या है सर जी,
तू म्यूजिक करना, तेरा इस्लाम ना की ताल्लुक है। तू ते काफिर है, तू मुनकर है, क्यों तू म्यूजिक करता है? ओ भाई, म्यूजिक करने वाला काफिर तो नहीं हो सकता। देखिए, एक इंसान अगर कोई गुनाह कर रहा है, उस गुनाह की बिना पे हम उसे काफिर नहीं कह सकते, ठीक है। और म्यूजिक तो फिर वो तो बड़ी लंबी बहस हो जाएगी, किसी तो प्यो भी नहीं साबित कर सकता कि म्यूजिक हराम, ठीक है। किसी ने सुना है, आगे तोड़ दिया जी हराम है, हराम है, हराम है, ठीक है। एक पर्टिकुलर स्टाइल है हर चीज़ का। जिस तरह पैसा हलाल और हराम है ना, इसी तरह हर चीज़ हलाल और हराम है। ये आपने चूज करना है कि आपने नंगियां गुड़ियां नचानियां गाने च, या आपने एक प्रॉपर एक स्ट्रेट वे में चीज़ को लेके चले, तो आपको कोई मसला नहीं है। देयर इज नॉट हलाल हराम। अगर आप अल्लाह ताला के साथ टकरा रही है कुछ चीज़, अल्लाह के निज़ाम के साथ टकरा रही है, जिसे तागूत भी कहते हैं, तो फिर आप सर हराम काम, हर काम हराम हो रहा है। अल्लाह ताला ने बेसिकली कुरान में आपने अब इस्लामिक टच इस्लाम की तरफ आ ही गए हैं, जी जी तो ये भी सवाल जरूर मैं पूछूंगा। आपने माशाल्लाह 2 मेरे कार रखे हैं, जी जी, तो हज का कब प्रोग्राम है, या शादी के बाद मियाँ बीवी इकट्ठे जाएंगे? इंशाल्लाह जी। आप को मैं इस बात पे शक्कर देना चाहूँगा कि शादी के बाद मियाँ बीवी का अभी नेक्स्ट यही प्लान है कि हम उसके साथ ही जाएं। अभी फैमिली के साथ तो जाते रहते हैं। अच्छा, आप 2 बार गए हैं उम्रा के लिए, 2 बार उम्रा किया, इसका मतलब है पहली बार बंदा जाए तो कुछ चीज़ें मालूम नहीं होती, रिपीट नहीं होती, दूसरी बार जाए तो बंदे को अच्छी तरह से महसूस हो जाता है जी। तो आप बताएंगे कि आपको वहाँ जाकर एक कौन से अवामल या कौन से मामलात ऐसे अच्छे लगे कि आपका दिल करे कि मैं यहीं आकर रह जाऊँ? सर वहाँ पे मैं पर्सनली अगर अपना बताऊँ ना, तो जितने दिन हम मक्का में रहे हैं, तो मैंने सारा दिन ही उम्र की है। अच्छा, माशाल्लाह। मैंने ये नहीं कहा कि एक दिन किया है तो एक दिन रेस्ट कर लूँ। रोज़ मक्के से बाहर जाते थे, वहाँ पे हराम बांध के वापस आके डेली उम्रा किया मैंने, ठीक है। तो इसके अलावा वहाँ पे सिर्फ उम्रा ही नहीं किया, इस बार मेरा प्लान ये था कि मैं अंदरून मक्का विजिट करूँ। अच्छा, उसके लिए मैंने किया क्या है, मैं अपने होटल से निकला हूँ, मैंने मुझे पूछा जनाब तुम लोकल मेट्रो कहाँ पे चलती है? अच्छा, मुझे वहाँ पे एक बंदे ने बताया जी आपको इतनी देर चलना पड़ेगा। आप ये समझिए कि पहाड़ की दूसरी तरफ मैं रोड बने हुए हैं वहाँ पे, वहाँ पे चलते चलते मेट्रो तक पहुँचा हूँ। तकरीबन आधा घंटा लगा मुझे पैदल वॉक पे। मेट्रो तक पहुँचा हूँ, मेट्रो में बैठा हूँ, मुझे नहीं पता अब कौन सा क्या है चक्कर है। मेट्रो में भी अरबी इंग्लिश बोली जा रही है, इंग्लिश साढ़े उत्तों लंघ दी। अब मैं निकल गया हूँ, जिस जोन सा स्टॉप आ रहा है ना, मैं उतर रहा हूँ। अच्छा, मेट्रो बिल्कुल फ्री है वहाँ पे। अच्छा, जोन सा स्टॉप आ रहा है, मैं उतर रहा हूँ, देख रहा हूँ, थोड़ा अंदर जा रहा हूँ, ज्यादा भी नहीं कि घूम ना जाऊँ, ठीक है। इधर उधर की गलियां एक्सप्लोर मक्के की गलियां आप घूम कर आए हैं, पुराने दौर की? जी 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 जी। बेसिकली पुराना दौर तो नहीं कह सकते, अब देखें जहाँ से मेट्रो हो गया, लेकिन गलियां तो वैसी हो गई। अब जहाँ से मेट्रो गुजर रही है उसको हम पुराना उस तरह कह नहीं सकते। तो ये है कि मैंने इस बार मक्का बहुत एक्सप्लोर किया है। सही। और जब मदीना में पहुंचे थे तो मदीना में बिल्कुल टाइम नहीं मिला कहीं इधर उधर घूमने का। उसमें ये होता था कि एक तो मक्का शहर जो है ना, वो इसी तरह लगा लें जिस तरह पाकिस्तान के लिए कराची है। यानी वहाँ पे मौसम के एतबार से मौसम वहाँ पे गर्म रहता है, लेकिन जब मदीना में पहुँचे वहाँ पे थोड़ी सी सर्दी थी, जिसकी वजह से उस तरह से घूमा नहीं जाता था वहाँ पे। तो एक्सपीरियंस वहाँ पे यही किया है कि जब भी जाते रहेंगे इंशाल्लाह नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करते रहेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। नाज़रीन, आज आपने इस पॉडकास्ट में एक बकरी टाइप के हामिद राजपूत को देखा है जी, और उसे एक्सप्लोर किया है। तो अपने कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आपको ये आज का पॉडकास्ट कैसा लगा, और अपनी राय भी दीजिएगा। हम हामिद के लिए दुआ गो हैं, अल्लाह ताला इन्हें मज़ीद कामयाबियों से हमकिनार करे और शोहरत की बुलंदियों पर ले जाए, और इसकी जल्दी शादी हो और ये अपनी वाइफ के साथ हज पर जा सके। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम।